नमस्कार साथियों। दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहर काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग तृतीय विश्व युद्ध की चर्चा करेंगे कि क्यों हो सकता है और क्या है पूरा मामला यूक्रेन और रूस का, जो अभी युद्ध का तनाव वाली स्थिति बनी हुई है, और क्यों ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाए। तो देखिए, इससे आपको बहुत सारे निजी जीवन में भी सीखने को मिलेगा कि जब किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान की बात आ जाती है, इसकी संप्रभुता या स्वतंत्रता या उसको पूरी तरह से अपनी आज़ादी या उसकी संप्रभुता पे जब आँच आने लगती है किसी व्यक्ति के, तो क्या होता है। चलिए आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध क्यों छिड़ गया। तो इसका बेसिक बात, अगर हमारे यहाँ एक कहावत है, मैं पहले ही शुरुआत में बता दे रहा हूँ कि दो व्यक्तियों के बीच में अगर जो बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं तो देखते हैं कि कौन व्यक्ति कमज़ोर है। तो दो दोस्तों के बीच में क्या होता है कि कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं। होता क्या है कि गांव में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं हमारे आसपास क्षेत्रों में कि चल 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 देख ले के, है ना, होता है ना कि चल ओके देख ले के, है ना। और जब जाते हैं वहाँ पे लड़ाई करने किसी कारणवश, तो जब चढ़ा उढ़ा के जाते हैं तो सबसे पहले जब वहाँ व्यक्ति चढ़ के जाता है लड़ने के लिए, तो होता क्या है कि जो चढ़ाए होते हैं वो तुरंत ही पहले ही भाग जाते हैं, और जो व्यक्ति कमज़ोर रहता है वहाँ पे युद्ध में रत हो जाता है, लड़ाई हो जाती है उनके बीच में। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि अब वो पीछे हटे तो भी बेइज्जती है उसका आत्मसम्मान चला जाएगा, है ना। तो हमारे यहाँ ये सामान्य बात है कि वही वाली घटना यूक्रेन के साथ हुई है। यूक्रेन क्या है, एक छोटा सा राज्य है, और आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यूक्रेन एक छोटा सा राज्य है जो कि सोवियत यूनियन, जिसको हम लोग सोवियत संघ बोलते हैं, उससे अलग हुआ है। सोवियत संघ क्या था कि रूस में वहाँ के राजा हुआ करते थे जार। अब जार द्वारा जारशाही चलती थी, और जारशाही को क्या हुआ कि जारशाही को ख़त्म किया गया। उसके लिए बोल्शेविक क्रांति हुई, और उसके प्रमुख नेता थे व्लादिमीर लेनिन द्वारा क्रांति करने के बाद, ये 1917 की घटना है। तो 1917 में उन्होंने क्रांति की थी। तो उसके बाद ये जो देश थे रूस के आसपास वाले क्षेत्र, ये इंडिजीनियस मतलब बोला जाए कि छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे हुए थे। लेकिन 1922 में आते आते सभी लोग, है ना, सम्मिलित होकर एक सोवियत संघ का निर्माण कर लिए। और सोवियत संघ से निर्माण होने के बाद ये सब कुछ ठीक चलता रहा। 1922 के बाद तो रूस जो है क्या हुआ, शिकार हो गया। नहीं, सोवियत संघ में 1922 में इसका गठन हुआ था, सोवियत संघ का। और सोवियत संघ के जरिए बहुत सारे जो देश थे वो सम्मिलित होकर ये एक साथ रहते थे, ठीक है। एक देशों का मतलब, जैसे मान लीजिए कि भारत में से ही निकला हुआ देश है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान कभी भविष्य में मान लीजिए दोबारा भारत में मिल जाए तो बोला जाएगा कि भारत का हिस्सा है। वैसे ही उसके कई सारे जो टेरिटरियाँ थी, बहुत सारे क्षेत्र थे, वो सब मिल के सोवियत यूनियन में मिले हुए थे। अब मैटर क्या हुआ कि 1991 में सोवियत संघ टूट गया, जिससे 15 अलग अलग देश अलग हो गए। 15 देश जो अलग हुए हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, और इधर है यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस और रूस। ये देश हैं 15 जो कि अलग हुए हैं। और ये देश अलग होने के बाद ये यूक्रेन अलग एक राष्ट्र हो गया था। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि 2014 में क्रीमिया जो यूक्रेन के कब्जे में था, रूस ने उसको क्या किया कि अपने सैनिक कार्यवाही के द्वारा क्रीमिया को हथिया लिया। और क्रीमिया का मुद्दा इसलिए है कि उसको कई प्रकार से वहाँ पे नाटो और अमेरिका की सेना जो थी वहाँ पे कूच करने लगी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे भी रूस का दबदबा कम होने लगा था। एक चीज़ जान लीजिए कि जब भी रूस और अमेरिका ये दोनों देश शांत नहीं रहेंगे, इसमें से अमेरिका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अमेरिका हमेशा देशों को शांत नहीं रहने देता है। कितने भी बड़े बड़े देश हैं ये इसी की वजह से अशांत हैं। रूस जो था उससे यूक्रेन एक अलग देश हो गया, और 2017 में ये
नाटो का सदस्य बनना चाहा। नाटो क्या है अब? नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो अटलांटिक सागर है उसके नॉर्दर्न क्षेत्र में, जो इक्वेटर से ऊपर वाला क्षेत्र है, उस वाले क्षेत्र के सभी देश आपस में मिलकर एक ग्रुप बना है, एक गुट बना के रहते हैं। और उनमें से किसी देश पे आप अगर हमला करते हैं तो वो देश क्या करेंगे, माना जाएगा कि किसी एक देश पे भी आप हमला कर रहे हैं अगर नाटो में सम्मिलित किसी देश पे, तो उसमें से सारे देश मिलके आपसे आपके खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। नाटो में अगर सम्मिलित हुए किसी देश पे कोई देश का दूसरा देश अगर युद्ध करता है, ठीक है, तो सभी देश मिलके उस पर लड़ाई करेंगे। यही मैटर था। अब अमेरिका क्योंकि अपना हर जगह से चारों तरफ से रूस को घेरना चाह रहा है, और धीरे धीरे देखिए चाइना वाला क्षेत्र से, क्योंकि चाइना अब इस समय रूस के फेवर में आ गया है, तो इधर से सुरक्षित हो गया है। लेकिन अमेरिका क्या है, चारों तरफ से रूस के आसपास अपनी सेनाओं को बैठा रहा है, जहाँ पे उसकी संप्रभुता को आँच आ रही है। तो इसी मामले में क्या हुआ था कि यूरोप के पहले से जो नाटो में शामिल देश हैं, वो सभी देश नाटो में शामिल कैसे हुए हैं, वो लोग मिल के जो आसपास यूक्रेन के आसपास वाले क्षेत्र में हैं, तो उन्होंने यूक्रेन को ऐसा चढ़ा बढ़ा दिया कि आप क्या करिए कि नाटो में शामिल हो जाइए। और शामिल होने के बाद, क्योंकि ये लैंडलॉक कंट्री के तौर पे काम करता है, जो आसपास के जो दूसरे क्षेत्र हैं, जो रूस की सीमा साझा करने वाले देश हैं, उनमें से यूक्रेन भी है। और यूक्रेन एक लैंडलॉक कंट्री के तौर पे एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, क्योंकि उसके आगे वाले जितने भी देश हैं यूक्रेन के बाद वाले, वो सभी नाटो में सम्मिलित देश हैं, और वहाँ पे अमेरिका की सेना बैठी रहती है। ये जिसकी वजह से थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं रूस को। रूस अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए क्या कर रहा है कि अमेरिका या नाटो की जो सेना है उसमें सबसे बड़ी सेना अमेरिका की है, तो अमेरिका की सेना को दूर रखने के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र जो बीच का यूक्रेन वाला पड़ता है, उसको क्या कर रही है कि उस पर हमला करके उसको आज़ाद करने का प्रयास करिए। क्योंकि वहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, वो एक अभिनयकर्ता हैं, एक एक्टर हैं, और एक्टर होने के साथ साथ उनको एक फिल्म के नायक कॉमेडियन थे, और वो फिल्म में ऐसी फिल्म या कोई नाटक ऐसा बनाया गया जिसकी वजह से वो सारी जनता प्रभावित हो गई। उसके बाद चुनाव लड़ लिया और वो वहाँ के चुन लिए गए राष्ट्रपति। तो इससे रूस को बहुत खतरा समझ में आ रहा था, जिसके कारण रूस ने उस पर हमला करके उसके क्षेत्रों को क्या किया कि वहाँ पे उसकी एक ही मांग है कि रूस का कहना यह है कि यूक्रेन अपना रुख स्पष्ट करे। स्पष्ट करने के साथ साथ वो ये बताए कि वो नाटो में जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता है, रूस के प्रति क्या रवैया है, और वो दूसरे जो देश हैं जैसे यूरोपीय यूनियन, उनके प्रति कैसा उसका रुझान है। ठीक है, तो इस वजह से संप्रभुता की आँच की वजह से ये युद्ध होने वाला है। तो इसमें मैटर ये फंसता है कि तृतीय विश्व युद्ध कहाँ से आने वाला है, कैसे होने वाला है। तो देखिए होता क्या है कि वो मैंने शुरुआत में एक कहानी सुनाई थी, तो किसी जाति विशेष का अगर कोई व्यक्ति है, अगर किसी दूसरे जाति विशेष से लड़ाई कर लेता है, तो क्या होता है कि चलो 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 मारते हैं, और उसके बाद हमारी जाति वाले को क्यों मारा है, और वैसे पूरी कम्युनिटी धीरे धीरे इकट्ठा होकर दूसरे जाति वाले व्यक्ति से लड़ने लगती है। तो वहाँ पे उनके जाति वाले भी इकट्ठा होने लगते हैं। तो वही मैटर यहाँ पे भी फंस सकता है। क्या है कि नाटो देश जो हैं उसमें यूरोप और अमेरिका, कनाडा वाले जो कंट्रीज़ हैं वो सभी वहाँ पे शामिल हैं। और उसके साथ साथ अगर रूस को देखा जाए तो रूस अपने आप में एक बहुत महाशक्ति है। इसके साथ चाइना भी खड़ा हुआ है, और दूसरे और बहुत सारे देश हैं जो इसके साथ में है। तो अगर युद्ध में किसी भी देश के तरफ अगर दूसरी सेनाएं शामिल होती हैं तो धीरे धीरे ये युद्ध कई सारे देशों में फैलता चला जाएगा, जिसकी वजह से ये महायुद्ध हो सकता है। महायुद्ध का मतलब तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है। होता क्या है कि जब एक सेना अकेले लड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है, दो देशों के बीच में सेनाओं का कोई समस्या नहीं रहता है। लेकिन जब नाटो या यूरोपीय यूनियन वो अकेले आके लड़ने लगेगा तो फिर वहाँ पे दूसरे देश भी अगर शामिल होने लगेंगे तो वहाँ पे विश्व युद्ध की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, अब समस्या ही बनता है कि भारत देश को क्या इससे लाभ होगा या नुकसान होगा, भारत को किस तरफ खड़ा होना चाहिए। कि देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था उस समय कोल्ड वार वाला जो समय था वो शुरू हुई था। कोल्ड वार की बात इसलिए बता रहे हैं कि अमेरिका और रूस के बीच में क्यों प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, प्रतिस्पर्धा और युद्ध जैसा माहौल क्यों रहता है। कोल्ड वार का मतलब है
कि डायरेक्ट युद्ध न लड़के, किसी भी देश से डायरेक्ट युद्ध न लड़के, इनडायरेक्टली अपने युद्ध को, अपने बाहुबल को दिखाना। ठीक है। अब जैसे ऐसा ही अफ़गानिस्तान में हुआ था, ऐसा ही सीरिया में हुआ था, ऐसे बहुत सारे देशों में हो चुका है। होता क्या है कि एक तरफ अमेरिका की सेना वहाँ पे जाके शांति सेना के तौर पे, या वहाँ पे दूसरे देशों में जाके क्या करती है, युद्ध लड़ती है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि अफ़गानिस्तान वाला मामला था। अफ़गानिस्तान में तालिबानियों का पूरी तरह से अधिकार हो गया, तो वहाँ पे अमेरिका क्या कर रहा था, अमेरिका को जाने की क्या आवश्यकता थी। तो कहीं ना कहीं पहले अफ़गानिस्तान से की तरफ से वहाँ पे बहुत सारे, अफ़गानिस्तान में रूस की तरफ से बहुत सारी सैनिक हथियार दिए गए थे जो कि उनको स्वतंत्र रहने के लिए आवश्यक थे। तो कोल्ड वार की वजह से ही अमेरिका और रूस के बीच हमेशा विवाद खड़ा रहता है, और जिसके वजह से पूरे देश, पूरे विश्व हमेशा लड़ते रहते हैं। ख़ास तौर से अमेरिका हमेशा उसको क्या होता है कि बहुत सारे हथियार बनाता है। हथियार बनाएगा तो कहीं ना कहीं अशांति फैलेगी, तभी तो उसका हथियार बिकेगा। तो इस वजह से वो हमेशा हथियार बनाने का प्रयास करता है। इसके वजह से क्या होता है कि पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं उसका वर्चस्व बना रहता है और कायम रहता है, और हर जगह पे हथियारों को उसको सप्लाई होता रहता है। ठीक है। यूक्रेन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यूक्रेन जो है, यहाँ पे स्टेपी घास का मैदान पाया जाता है, और इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे काला सागर है। काला सागर में रूस का वर्चस्व है, क्योंकि अभी भी कब्जा हो गया है उसके क्रीमिया वाले क्षेत्र पे। ठीक है। और रूस के जो काला सागर में अपनी उपस्थिति हो गई है, उसके अलावा जो यूक्रेन के बारे में हम लोग जान रहे थे, काला सागर वाला जो क्षेत्र है, काला सागर में एक जल संधि है जिसको वास्पोरस जल संधि कहते हैं, और केरिस जल संधि है। दो जल संधियाँ हैं, ये काला सागर में से संबंधित हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इससे भारत को क्या नुकसान होगा, क्योंकि भारत देखिए नैम का समर्थक है, न ही रूस की तरफ, न ही अमेरिका की तरफ, न ही नाटो की तरफ, किसी भी देश की तरफ, न ही यूक्रेन की तरफ, किसी भी देश की तरफ हम लोग का झुकाव नहीं है, क्योंकि हम लोग नैम के पक्षधर है। नैम मतलब न ही आपके पक्ष में, न ही आपके पक्ष में, निष्पक्ष रहने वाले हमारी पॉलिसी रही है बहुत पुरानी से। नॉन एलाइजिंग मूवमेंट बोलते हैं इसको, नैम को। अब ये जानते हैं कि भारत को इससे नुकसान क्या होने वाला है। भारत बहुत मात्रा में आयात करता है यूक्रेन से बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है। यूक्रेन से जैसे सूर्यमुखी का तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, ये सब। इसके अलावा भारत के बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे रहते हैं। ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, जिसके ज़रिए भारत के नागरिकों को वहाँ से निकाला जा रहा है बहुत तेज़ी से। और वहाँ पे एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसको हम लोग चेर्नोबिल कहते हैं। चेर्नोबिल में 1986 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जिसको हम लोग परमाणु संयंत्र में विस्फोट हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे आज भी बहुत ज़्यादा, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन भी बहुत हाई लेवल का निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि 7 लेवल का, जो टॉप लेवल का होता है, 7 लेवल का वहाँ पे रेडिएशन निकलता है, जिसके माध्यम से वहाँ के नागरिकों को उस वाले क्षेत्र में रहना असंभव है, इसलिए उस क्षेत्र में कोई नहीं रहता है। और अभी कल का समाचार है कि रूस ने वहाँ पे अभी कोई विस्फोट किया हुआ है, और इस समय सारी शक्तियाँ जो हैं पूरी दुनिया में, सभी के पास क्या है, परमाणु बम है, जिसके वजह से हर एक देश आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन यूक्रेन के पास, जब यूक्रेन अलग हुआ था यूएसएसआर से या सोवियत संघ से, तो उस समय उसके पास 200 परमाणु बम का जखीरा था, या उसके पास था चेर्नोबिल में। लेकिन वहाँ से उसने क्या किया, पूरी तरह से उसने अपने परमाणु बमों को क्या कह दिया, हटा दिया था, रूस को सौंप के, और पूरी तरह से परमाणु बम से निष्क्रिय हो गया था। ठीक है। तो अच्छी बात है, लेकिन अगर परमाणु बम फटते हैं या परमाणु युद्ध होने लगता है, तो ये तृतीय विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता है। आइए जानते हैं कि रूस को क्या नुकसान हुआ है। रूस को सबसे पहला नुकसान हुआ कि उसके यहाँ स्विफ्ट प्रणाली पे रोक लगा दिया गया। ये क्या होती है स्विफ्ट प्रणाली? जैसे हम लोग के यहाँ IFSC कोड होता है किसी बैंक में, एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफ़र के लिए, वैसे ही स्विफ्ट कोड होता है इंटरनेशनली पैसों को ट्रांसफ़र करने के लिए, इंटरनेशनली। तो जैसे हमारे देश से अगर मान लीजिए अमेरिका में या चीन में या दूसरे देश में अगर पैसा भेजना है, तो एक बैंक से दूसरे बैंक का एक स्विफ्ट कोड डाला जाता है, जिसके माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। तो
जो ट्रांसफ़र करने का विधान है वो स्विफ्ट प्रणाली के जरिए। तो दुनिया से जब वो काट दिया जाएगा, मतलब रूस को काट दिया जाएगा, तो रूस को वहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है दूसरे तेल और दूसरे माध्यम से जो उसको कमाई होती है, तो जो उसको कमाई होगी दूसरे देश से ही भेजा जाएगा, तो वो सारे मनी ट्रांसफ़र रुक जाएंगे, पैसों का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से उसको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा वहाँ से पेट्रोलियम, गैस और दूसरी चीज़ें यूरोप तक भेजी जाती हैं रूस के ज़रिए, तो वो सब चीज़ें रुक गई हैं क्योंकि वो ट्रांजैक्शन ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, रूस को एक बड़ा नुकसान और भी हो रहा है। यूएन में विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाने की चर्चा चल रही है, और पहले G8 में शामिल था रूस, अभी उसको G7 कर दिया गया है, क्योंकि उससे भी जब क्रीमिया युद्ध हुआ था तो उससे भी बाहर निकाल दिया गया है। अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं, उसने क्यों नहीं कुछ किया। दो देशों के बीच के युद्ध को उसको कंट्रोल करने के लिए ही बनाया गया है, तृतीय विश्व युद्ध होने से रोकने के लिए उसको बनाया गया है। तो यूएन ने क्यों नहीं कर पाया। तो सबसे पहली बात आती है कि उसके 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनमें रूस भी एक महत्वपूर्ण सदस्य है, और हर एक महीने अलग अलग सदस्य बदलते रहते हैं, जो 5 मुख्य सदस्य हैं, और 10 अस्थायी सदस्य हैं, जो वर्तमान में भारत भी उसका सदस्य है। लेकिन भारत को चर्चाएं चल रही हैं कि भविष्य में उसको अस्थायी सदस्य बनाने की। खैर, जिस समय रूस ने हमला किया यूक्रेन पे, उस समय रूस की सदस्यता थी, और रूस ने जब इसके खिलाफ यूएन में प्रस्ताव पारित किया गया युद्ध के रूस के खिलाफ, तो उस समय इसने वीटो करके अपने ही विपरीत जो उसके विरुद्ध पारित किया गया था प्रस्ताव, उसको उसने वीटो करके रोक दे गया। तो अब आप सोचेंगे कि वीटो क्या होता है। तो हर एक यूएन के जो 5 देश हैं, उनके पास विशेषाधिकार है किसी प्रकार के प्रस्ताव को लागू करने के लिए और कैंसिल करने के लिए। तो अब किसी भी चीज़ पे उसको विशेष अधिकार का प्राप्त होना ही वीटो कहलाता है। अब विभिन्न प्रकार के वहाँ पे रेजुलेशन या नए नए क्या बोलते हैं संविधान, वहाँ का जो यूएन का संविधान बनाया गया है, उसके कुछ नियम कानून हैं। नियम कानून में जो भी परिवर्तन होता है, तो उसमें ये 5 सदस्यों का अनुमति होना बहुत आवश्यक है। इसमें से कोई भी एक व्यक्ति अगर मना कर देगा या वीटो कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा, उस प्रस्ताव को पारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो भारत ने वहाँ पे यूएन में भी जब पोलिंग हुई थी, तो किसी के पक्ष में नहीं, रूस के पक्ष में उसने वोट नहीं डाला। हम लोग नैम के समर्थक। रूस हमारा पुराना मित्र भी है, और हम लोग किसी भी देश को समर्थन नहीं करते हैं। हम लोग मानववादी हैं, हमारे देश हमेशा लोकतंत्र को ज़्यादा प्रमोट करता है। तो हम लोगों ने पूरी प्रक्रिया समझ ली, छोड़ो। तो ये है पूरा मामला कि तृतीय विश्व युद्ध क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर परमाणु हथियारों का गुटबंदी हो जाती है 2 देशों के बीच में, तो वहाँ पे तृतीय विश्व होने की संभावना है। और संभावनाएं तो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि समझदारी से तृतीय विश्व युद्ध होने से रोका जाएगा। और एक और मामला समझ में आ रहा है कि यूक्रेन जो है यूरोपीय यूनियन का सदस्य बनने के लिए अप्लाई किया है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, इस पे चर्चा भी चल रही है, वहाँ पे उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। लेकिन अभी सदस्यता मिलने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए अगर यूरोपीय यूनियन में भी अगर यूक्रेन शामिल हो जाता है, तो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में भी उसके संविधान में पारित है एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल के अनुसार यूएन के किसी देश पे भी, माने यूरोपीय यूनियन के भी किसी देश पे भी अगर कोई देश हमला करता है, जैसा नाटो में था, तो वो पूरा यूरोपीय यूनियन मिलके हमला करेगा उस दूसरे देश पे जो भी हमला करा रहेगा। तो अगर यूरोपीय यूनियन में भी शामिल हो जाता है, तो भी कहीं ना कहीं यूक्रेन को इससे लाभ मिलने वाला है। लेकिन हो सकता है कि थोड़ी युद्ध की स्थितियां बदल जाएं, और दूसरे देश शामिल होने की वजह से हो सकता है ये विश्व युद्ध की तरफ मुड़ जाए। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में ही इतना ही रखते हैं, बाकी इसके आगे की चर्चा हम लोग निरंतर आगे वाले एपिसोड में करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। नहीं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर मिलेंगे अगले पार्ट में इसके। नहीं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर इसके आगे का समाचार जो महत्वपूर्ण रहेगा उसको लेके आएंगे आपके सामने। नमस्कार।